पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों पर बनी रहेगी नजर, जिस पर एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बांग्लादेश को लेकर के होगी। तीनों तरह अभी आपको हम दिखाएंगे कि कौन सी 3 अहम खबर रहने वाली है, जिस पर 3 की 3 बड़ी खबरों में बनी रहेगी नजर। पहली खबर बांग्लादेश को लेकर के है। सबसे पहले इसी यही बात हम करेंगे, जहां एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। नफरत की आग में झुलसता बांग्लादेश कुछ इस कदर इस वक्त नजर आ रहा है कि कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। नफरत की आग में हिंदू सबसे ज्यादा यहां पर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है और किसी की जवाबदेही निकलकर सामने नहीं आ रही है। ये पहली खबर जिस पर बनी रहेगी नजर। दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर के, जहां आपको बता दें इनकी बात बनती नजर नहीं आ रही है। जिस चीज को लेकर, जिस मकसद की वजह से ये मुलाकात हुई, वो मकसद विफल। ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग फेल साबित हुई है। युद्ध विराम पर बात फिर भी नाकाम, फिर से एक बार और नाकाम होती नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि डोनबास पर यह बात बिगड़ी गई, जहां पर पुतिन मानते नजर नहीं आए। ट्रंप का शांति प्लान, युद्ध विराम नहीं होगा। ट्रंप के द्वारा पूरी कोशिश है कि शांति प्लान पर काम किया जाए। ट्रंप जेलेंस्की का मंथन युद्ध में बहुत बड़ा टर्न होगा। तो दूसरी खबर जिस पर यह नजर बनी रहेगी। तीसरी खबर देखिए मैक्सिको से सामने आ रही है, जहां मैक्सिको में भीषण हादसा हो गया है, जहां पर ओक्साका में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। और इस हादसे में आपको बता दें कि ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई। ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और हादसे में करीब 98 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन में 250 यात्री सवार थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिस वजह से ये भीषण तस्वीरें। और इन्हीं 3 खबरों पर इस खास पेशकश में नजर बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तो उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सीबीआई की एक अपार सेंगर का नोटिस। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है जारी। खनन पर सरकार से मांगे साफ जानकारी। पूछा, खनन रुकेगा या जारी रहेगा? सभी पक्षों को दिया नोटिस। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम। ट्रेनों और उड़ानों पर भी असर। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स डाइवर्ट। ट्रंप जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है और रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा। जेलेंस्की बोले यूक्रेन शांति के लिए तैयार। चलिए अब 3 बजे की 3 बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं और बात करेंगे सबसे पहली खबर यानी बांग्लादेश की। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। फिरोजपुर जिले में दहशत का माहौल है। डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया, बाहर से ताला लगा दिया और उसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान जो है वो बच गई। इससे ठीक 1 दिन पहले पास के ही पश्चिमी डुमरिया यातला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये घटनाएं बताती हैं कि वहां हिंदू समुदाय कितना असुरक्षित है। अंतरिम सरकार हकीकत स्वीकार करने के बजाय अजीबोगरीब दलीलें दे रही है। तो वहीं भारत ने इन हमलों पर चिंता जताई है, तो बांग्लादेश सरकार ने अपनी नाकामी मानने के बजाय उल्टा भारत को ही नसीहत दे डाली। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत की चिंताओं को तथ्यहीन करार दे दिया है। नफरत की आग में
झुलसता बांग्लादेश किस कदर दिख रहा है वो तस्वीरों के जरिए देखिए। कट्टरपंथियों ने क्रूरता की किस कदर हदें पार कर दी हैं। पूरे परिवार को जलाने की कोशिश बांग्लादेश में हो रही है। इससे पहले 3 हत्याएं हमने बांग्लादेश में देखी। नफरत की आग में इस वक्त बांग्लादेश झुलस रहा है, जल रहा है, आग के हवाले है। हिंदुओं को तबाह करने की साजिशें रची जा रही हैं। हिंदू परिवार के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। तो इस कदर ये पूरे बांग्लादेश की कहानी है। अब हालांकि चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश में बनती नजर आ रही है। एक एक करके समझेंगे। देखिए, हिंदू असुरक्षित है और हिंसा का दौर जारी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया और ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ पर। इससे पहले भी देखिए यहाँ के मामले सामने आए हैं, जहां पर अभी जो सामने आया है हिंदुओं के 5 घरों को फूका गया है। 5 घरों को फूका गया है। यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो पूरे परिवार को जलाने की साजिश जो है बांग्लादेश में हो रही है। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की, जिसे तथ्यहीन कहते बांग्लादेशी नजर आए। बांग्लादेश ने आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बता दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बावजूद इसके बांग्लादेश के द्वारा कहना है कि ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है भारत। क्या वाकई में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भ्रम है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ उठता नजर आ रहा है, जहां पर यहाँ साफ तौर से कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने पलाश कांति साहा का घर जो है वो घेरा और घेर करके आग के हवाले करने की कोशिश भी रही है। तो ये पूरी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं, कैसे यहां पर हो रहा है। आगे बताते हैं। हिंदू युवकों को पीट पीट करके मार डाला गया। हिंदू विरोधी गतिविधियां कुछ इस कदर है कि हिंदू युवकों को पीट पीट कर मारा गया है। जहां आपको बता दें राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या की गई है और ये तस्वीर पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी। दीपू दास की बात कर ली जाए, उसके बाद एक और मामला सामने आया है जहां भीड़ ने पीट पीट कर मारा। मॉब लिंचिंग के शिकार ये हुए हैं और इस पर सरकार कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। हर पार्टी देखिए, कोई भी मुखर होकर के इस विषय पर बोलता बांग्लादेश में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। बुधवार रात 11 बजे भीड़ का हमला होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, उस्मान हादी की बेरहमी से हत्या होती है। बांग्लादेश अब तक वहां पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हादी की मौत के बाद माहौल जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण है, स्थितियां तनावपूर्ण है। हादी की मौत के बाद से ही बड़े पैमाने पर हिंसा, विरोध और प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए जरा इसे समझिए बांग्लादेश में किस कदर स्थिति है। मीडिया के कार्यालयों और सरकारी संपत्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो बार बार हमले किए जा रहे हैं, बार बार क्षति पहुंचाई जा रही है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या की गई है बांग्लादेश में। जरा समझिए कि किस तरह की गतिविधियां इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है। उसके बाद शव को सड़क पर आग के हवाले कर दिया जाता है। मतलब पहले पीट पीट कर हत्या की जाती है और उसके बाद शव भी परिवार को ना मिले इसलिए देखिए उसको जिंदा जलाया जाता है, मारा जाता है। और जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है वो खुद में बेहद दर्दनाक है। और ये पूरे मामले जो हैं वो इस वक्त हुआ है यहाँ पर और यही तस्वीरें बार बार नजर आ रही है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ नीरज महारे जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर आपका। नीरज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी सीमा जी। नीरज जी, बांग्लादेश की जो खबरें हैं उस पर आपकी भी नजर बनी होंगी। स्थितियां, तस्वीरें सब सामने है। इसके बावजूद जब भारत इसका विरोध कर रहा है, भारत चिंता जाहिर कर रहा है, तो इसे तथ्यहीन बांग्लादेश के मंत्रियों बता रहे हैं। देखिए सीमा जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कट्टरपंथी लोग अब यह समझने लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व जो है बढ़ रहा है लगातार और मजबूत हो रहा है। यही कारण है कि कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पे इस तरह के हमला करके, उनको डरा के, उनको मार के, पीट के एक अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब इससे पहले जब शेख हसीना की बांग्लादेश में सरकार थी तो वो अपने देश के नागरिकों पर लिबरल थी और वो विकास की बात कर रही थी। क्योंकि अगर और कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे लगातार, लेकिन चूंकि जब विकास की बात उन्होंने की तो कट्टरपंथियों ने ये देखा और समझा कि अगर विकास होगा हमारे देश का तो फिर हम छेड़ेगा कौन।
तो निश्चित रूप से जब से शेख हसीना की वहां सरकार गई है, लगातार वहां इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये मामला पहला नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है कि मीडिया की खबरों की माने तो इससे पहले भी तमाम चीजें होती रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे दूतावास के अधिकारी रहे हों या हमारी एजेंसियां रही हों, ये सब लगातार हमें लगता है कि संपर्क में होंगी और कुछ न कुछ कर रही होंगी और हाई अलर्ट पे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन कट्टरपंथियों का जो अपना दबाव बनाने का प्रयास है वहां इस तरह का सरकार के ऊपर, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस तरह की घटनाओं पर वहां सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की जो जवाबदेही सरकार की है वहां जनता के प्रति, निश्चित रूप से वहां की जवाबदेही सरकार तय नहीं कर पा रही है और कट्टरपंथियों के दबाव में, क्योंकि कट्टरपंथी नहीं चाहते कि वहां कोई चीज विकसित हो और हिंदुओं का जिस तरह से रुतबा, जिस तरह से दबदबा पूरी दुनिया में हिंदुत्व बढ़ता चला जा रहा है, वो निश्चित रूप से। लेकिन नीरज जी, इसे अगर हम हटा करके देखें, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, तो क्या ये नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जो इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या फिर इस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रही है? क्या साइन भारत को भेज रही है? नहीं, देखिए, भारत को चुनौती देने का उनका कोई प्रयास हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली देश भी नहीं है और पूरी दुनिया में हमारा अपना एक शक्तिशाली देश होने का डंका बज रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। और अभी हाल में जो हमने घटनाएं पाकिस्तान के साथ हुई, जो हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद पहलगांव वाले हमले के जवाब में जो हमने वहां चीजें की, उससे निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एक मैसेज मिलता कि भारत कमजोर नहीं है। भारत 2070 वाला नहीं है, 64 वाला नहीं है, 2025 वाला भारत है। उसका मैसेज पूरी दुनिया में जा चुका है, कोई दोहराया नहीं, कहने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वहाँ तमाम जो चीजें बढ़ रही हैं, बिल्कुल, और इन स्थितियों पर चिंता जाहिर करना जरूरी है। वहाँ की सरकार भी चिंता देखे, समस्या को समस्या समझे, वो जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया नीरज जी, HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। दूसरी अहम खबर की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहाँ CM भगवत मान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿ 10-20 ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 10-20 ਘੁਟਾਲੇ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 12/7/2020, 29 ਹਾੜ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 552, ਮਤਾ ਨੰਬਰ 368 ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ इकत्तरता 19/5/2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री रामसर साहब। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति से ट्रंप से मुलाकात की है, जिसका काफी वक्त से इंतजार था। यह मीटिंग साल की चौथी मुलाकात थी, जहां दोनों के बीच में पीस प्लान के 20 पॉइंट्स को लेकर के चर्चा हुई है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिससे उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और शांति समझौते को
लेकर के अपने अपने बयान जारी किए। अब इस दौरान ट्रंप ने कहा, हमारी एक शानदार बातचीत हुई है, हमने बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा की है। शांति समझौते में कितना समय लग सकता है, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही हफ्तों में बात बन सकती है, लेकिन अगर हालात खराब रहे तो यह नहीं होगा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते से पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। यानी उनके कहने का मतलब है कि अभी से पहले जितनी चौथी वार्ता हुई है, इससे पहले जितनी भी तीनों वार्ता हुई हैं, उनसे आगे हम हैं, कहीं ज्यादा करीब पहुंचने की बात वो कहते नजर आए। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि बातचीत अभी भी टूट सकती है, युद्ध लंबा खिंच सकता है। राष्ट्रपति का यह बयान दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद आया है, जो ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ 2.5 घंटे की फोन पे बातचीत के बाद हुई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुतिन अभी भी शांति चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बैठक को सकारात्मक बताया, कहा सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कहा कि 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति बनी है, जबकि अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100% सहमति बनी है और अमेरिका यूरोप यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर लगभग सहमति बन गई है। जेलेंस्की ने ट्रंप को उनके काम के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए तैयार है। हालांकि इस मीटिंग में अभी कुछ मुद्दों पर पेच जरूर फंसे हुए हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। धन्यवाद। अजय जी, ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात चौथी ये मुलाकात रही, वार्ता विफल जरूर ओवरऑल साबित हुई है, लेकिन उनका कहना है कि 90% हम आगे जरूर इस फॉलोअप में बढ़े हैं। देखिए, हम यदि यूक्रेन और रूस की जब बात करते हैं और दोनों की युद्ध की बात को करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, जिनकी वजह से आज तक रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो भी नहीं पाया है। रक्षा, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर अमेरिका, यूरोप या नाटो का प्रभाव ना रहे, और यदि रूस ये चाहता है तो क्या ट्रंप के साथ मुलाकात जो हुई है उसमें क्या अमेरिका यूक्रेन को से पीछे हटने के लिए तैयार है? क्या अपने प्रभाव क्षेत्र में नहीं रखेगा यूक्रेन को? क्योंकि 1991 में जिस तरीके से सोवियत संघ से यूक्रेन अलग हुआ और रूस ने माना कि यूक्रेन हमारे ही प्रभाव क्षेत्र में रहे, हमारे ही हिस्सा रहे और पश्चिमी देशों के टच में न जाए, तो कैसे जो है ये समझौता हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कहां समझौते हुए हैं, इसीलिए बातचीत बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जो कह रहे हैं। और इसी बीच अजय जी, ये भी समझा जा सकता है कि ये जो बयान सामने आए सफल बातचीत के, ये जेलेंस्की और ट्रंप के द्वारा है, पुतिन के द्वारा तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं गया इस बातचीत को लेकर के। पहली चीज। दूसरी चीज, बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका कभी भी खुद के लिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका बार बार चाहता है जिसको कंट्रोल कर लिया जाए वो उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो कर सके, और रूस हथियाए हुए क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। तो ये बातचीत सफल कहां होती नजर आ रही है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। नहीं, मुझे कहीं भी ये बातचीत भी सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि यदि चीजें खराब रही तो युद्ध लंबा खिंच सकता है, ऐसा हो सकता है। यानी कि कूटनीतिक दृष्टि से यूक्रेन और अमेरिका की कुछ और बातचीत हुई है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता कि उसके आसपास के देशों पर उसका नियंत्रण या प्रभाव खत्म हो जाए या मजबूत ना रहे, और पश्चिमी देश चाहते हैं, रोमानिया, पोलैंड, यूरोपीय जैसे देश वो चाहते हैं कि उनके पास सुरक्षा की गारंटी हो। सही बात है। और यूक्रेन भी इसीलिए बार बार अमेरिका के पास जाता नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अजय जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो हादसे से जुड़ी हुई है। देखिए, मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में भीषण रेल हादसा हुआ है, जहां एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, 98 लोग घायल हैं। यह हादसा आपको बता दें
कि ट्रेन में हुआ है, जो मैक्सिको की प्रशांत महासागर तट से खाड़ी तट को जोड़ने वाली लाइन पर चल रही थी। ट्रेन में 241 यात्री सवार थे, 9 क्रू मेंबर समेत 250 लोग सवार थे। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा निजांडा शहर के पास एक तेज मोड़ पर हुआ है और यह ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। कुछ कोच एक गहरी खाई की ओर झुक गए और आशंकित रूप से गिर गए। कुछ डब्बे पलट गए। रेलवे का संचालन देखने वाले मैक्सिकन नेवी ने बताया है कि दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। सेना के बचाव, सिविल प्रोटेक्शन टीम और मेडिकल यूनिट्स मौके पर पहुंची। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा बेहद भयावह था, जिसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। पहले भी इस लाइन पर छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इतनी मौतें पहली बार हुई है। 13 लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भयावह है, जहां डीरेल कोच एक दूसरे से टकराए हुए हैं, खाई की ओर लटके दिख रहे हैं। बचाव दल यात्रियों को बाहर निकालती जुटी है, घायलों को मदद करते लोग नजर आ रहे हैं। यह हादसा मैक्सिको की रेल सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करती नजर आ रही है। तो ये भी चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। का स्टेडियम बन रहा है, बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेली पार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद ले, हर संस्था एक एक खेल को। कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये कार्यक्रम यहां पर इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद भी यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर आयोजन से जुड़े हुए जो भी हमारे जिला प्रशासन और अन्य खेल विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने स्थान बनाया है उनको बधाई और जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है उन सब के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो विधायक खेल प्रतियोगिता को संबोधित कर रहे थे सीएम और साथ ही साथ खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।